आदाब, मैं मुमताज़ आलम रिज़वी और इस वक़्त मैं आपकी खिदमत में बात करूँगा कि क्या इस वक़्त चल रहा है पूरे मिडल ईस्ट में और ख़ास तौर से इराक़ में जो धमाका हुआ है, जिस तरह से उसको लेकर के बड़ी लानत मलामत चल रही है और सऊदी अरब को लेकर के टारगेट किया जा रहा है और हम बात करेंगे फ़िलिस्तीन पर भी और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक़्त बातचीत चल रही है, उसको लेकर के क्योंकि बहरहाल जंग तो नहीं बढ़ी, लेकिन जिस तरह का हमला हुआ है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा है। एक और बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि यूएई ने ईरान को 200 अरब डॉलर देने की बात कही है और कहा है कि आप जो है हम पे हमला रोक दो। तो इस तरह की बातें यानी फ्रोज़न मनी जो ईरान की है वो वापस करने की बात हो रही है और वापस भी की जा रही है, ऐसी खबर है। एक और ज़्यादा हंगामा हो गया है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में जिस तरह से ईरान ने टोल लेने की बात कही थी। अब बाबुल मंदब पे अंसारुल्लाह अल हौती ने भी टोल लेने का पूरा मंसूबा बनाया, उसको लेकर के भी काफ़ी हंगामा है, काफ़ी बेचैनी है। तो ये कुछ अपडेट हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। हमारे ख़ास मेहमान जो कि वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, मिडल ईस्ट एक्सपर्ट हैं और सियासी तजिया निगार यानी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हम कहेंगे जियोपॉलिटिक्स के हवाले से, उस पर भी बड़ी गहरी नज़र है। ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का बहुत-बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। कैप्टन साहब क्या कहेंगे इराक पे जिस तरह से हमला हुआ अचानक और वहाँ 8-10 ज़ायरीन शहीद हो गए, कोई वजह नहीं थी लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर के ये किया है। ये कितनी बड़ी गलती है अमेरिका की या सऊदी की इस वक़्त हमला करना कि जब वहाँ पे लाखों लाख लोग जमा हैं पूरी दुनिया से। कैप्टन साहब हाँ, डॉक्टर रिज़वी देखिए जब भी दुश्मन के ऊपर हमला करना होता है तो इंटेलिजेंस की दरकार होती है और बहुत बड़ी चीज़ है, एक शब्द होता है सोशल इंटेलिजेंस। तो पता होना चाहिए कि दुश्मन की सोच क्या है, दुश्मन क्या कर रहा है, उसके आम अवाम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में क्या माहौल है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ धार्मिक माहौल क्या है। तो ऐसे समय में आम तौर पर दुश्मन पर हमला नहीं किया जाना चाहिए जब दुश्मन अपने आंतरिक सोशल या धार्मिक फंक्शंस में व्यस्त हो। वैसे सऊदी को ये लगा कि उसके कुछ जो इंस्टॉलेशन से पे जो हमले आए, वो इराक की दिशा से आए। तो वहाँ पर फ्री इराक आर्मी नाम के कुछ संगठन हैं, जो इराक की बगदाद की सरकार के काबू में नहीं आ रहे हैं और पश्चिमी इंटेलिजेंस दावा करता है कि ये ईरान की मदद से खड़े हैं, यानी उनके हथियार, फंडिंग, ट्रेनिंग ईरान देता है। अब इराक का जो स दक्षिण भाग है, वहाँ पे बड़ी तादाद में शिया लोग रहते हैं, बसरा की तरफ बड़ी तादाद में शिया रहते हैं। अगर आप देखें जो सड़क चलती है बगदाद से लेके कुवैत तक दोनों तरफ ही यूफ्रेटिस नदी है, टिग्रिस नदी है, शिया बड़ी तादाद में है। अब हो क्या रहा है कि सऊदी को ऐसा लगा कि कुछ जो हमले हुए हैं वो इस एरिया से आए हैं। इसलिए अमेरिका तो चाहता ही था और सऊदी ने भी थोड़ी बहुत मदद कर दी। इन हमलों में कुछ लोग घायल हुए हैं, मारे गए हैं, शहीद हुए हैं और जो पिलग्रिम्स थे अगर उनको भी शहीद या नुकसान पहुँचे हुए, इंजर्ड हुए हैं, तो वो शायद हम हमेशा कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वॉर में कि दुश्मन को उसके धार्मिक त्योहारों के समय कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। जी डॉक्टर रिजवी। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं और मेरा ख़्याल से इसका फ़ायदा अमेरिका ने उठाया क्योंकि इनको पता है कि अभी चूँकि वहाँ पे अरबईन है और वहाँ दुनिया भर के लोग आए हैं, तो ना तो इराक रिएक्ट करेगा यानी वहाँ की जो मिलिशिया है, अब्दुल शाबी जिसको कहते हैं और इसके अलावा आईआरजीसी भी फ़िलहाल जो है वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा कि जब तक तो मेरा अपना ख़्याल है कि उसका फ़ायदा उठाए। लेकिन आपने सही कहा कि ये ऐसे मौके होते हैं कि जब
चीज़ों का ख़्याल रखा जाए, लेकिन इनसे कितनी तवक्को की जाए कि ये इन बातों का ख़्याल रखें? मुझे नहीं लग रहा है कि इनसे किसी तरह की तवक्को है, लेकिन क्या लग रहा है कैप्टन साहब कि सऊदी अरब जो मिडल ईस्ट में जंग नहीं चाहता, जैसा कि हम खबरों में देखते रहे हैं, बार-बार जो है वो ईरान से भी कि भई बातचीत हो जाए। फिर ये कैसा प्रेशर बना लिया? इनको क्या मतलब ऐसी सूझ गई कि साहब हम पे हमला कर दें? हालाँकि अंसारुल्लाह लाहौती है तो यमन पे हमला करते। इराक पे हमला करना अ, वो कहाँ तक और ख़ास तौर से ज़ायरीन पर कि जो दूसरे मुल्कों से भी लोग वहाँ पे आए हैं। हाँ, डॉक्टर जी देखिए सऊदी जो है उसने एक चालाकी से वो कह सकता है कि हमला हमने ईरान पर नहीं किया, नंबर 1 और इराक के साथ सऊदी का रिलेशन जो है वो सद्दाम हुसैन के टाइम में भी थोड़ा-सा स्ट्रेन्ड था, तनाव भरा था। अ, वो जो हिस्टोरिकल फीलिंग है वो आज भी ज़रा चल रही है। आज तो ख़ैर बगदाद में अमेरिका के सपोर्ट से ही सरकार चलती है। पूरा इराक में मोर और लेस अमेरिका का कंट्रोल है, दूर-दराज के एरिया को छोड़ दें तो। अ, इराक में सद्दाम हुसैन के टाइम पे भी अगर हम देखें सऊदी ने पूरी हेल्प की थी अमेरिका को। जो सऊदी से जो हमला हुआ था अमेरिकन फ़ोर्सेस के द्वारा, करीबन 40,000 अमेरिकन ट्रूप्स और करीबन 4,000 अमेरिकन टैंक्स ने हमला किया था। उनको जमा करने में 4 महीने लग गए थे और ये सब सऊदी में ही जमा किए गए थे अमेरिका के द्वारा। फिर उन्होंने इराक के ऊपर यानी इराक के ऊपर यानी सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला किया। तो सऊदी फिलहाल इस तरह का एक माहौल बोलेगा बाकी जीसीसी कंट्रीज़ को या बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ को उनके एम्बेसडर्स बोल देंगे कि ये जो हमला है इसमें सऊदी ने हिस्सा लिया लेकिन हमला ईरान पर नहीं। जहाँ तक देखिए जो धार्मिक उत्सव होते हैं, बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का एक दबाव सऊदी के ऊपर आना चाहिए, बशर्ते आना चाहिए, चाहे वो ओआईसी से आए, चाहे वो जीसीसी कंट्रीज़ से आए कि जब दुनिया भर से वहाँ पर धार्मिक वजह से लोग गए हुए हैं, तो हमला कुछ समय के लिए टाला जा सकता था। अभी हुआ क्या है कि इससे एक बहुत नेगेटिव इमेज सऊदी की दुनिया भर में, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटीज़ में चली गई है। जी। बिल्कुल और इसलिए भी चली गई क्योंकि जो वहाँ पे अरबईन है, जो वो हैं हज़रत इमाम हुसैन जो रसूलुल्लाह के नवासे हैं। तो इसलिए भी पूरी दुनिया में उनको कंडेम किया जा रहा है और एक सवाल उठाया जा रहा है कि भई तुम इतने बड़े बहादुर हो, इतना तुम्हें गुस्सा आता है, तो ये गुस्सा इज़राइल पे क्यों नहीं आया जब फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है? अगर इतना ही गुस्सा, इतना तुम्हारे पास पावर है कि तुम हमला कर सकते हो, तो इसीलिए और मुझे लग रहा है कि ये सब अमेरिका की एक साजिश है क्योंकि अमेरिकन कल डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, एक बयान इस तरह का आया सामने कि इसमें इराकी गवर्नमेंट भी शामिल थी, इस हमले में। अब ये कैसे मुमकिन है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपस में लड़वाना और इस वॉर को शिया सुन्नी क्योंकि काफ़ी वक़्त से इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं किसी तरह की कामयाबी होगी। एक और बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है कैप्टन साहब थोड़ा-सा ये जवाब दे करके फिर सेकंड क्वेश्चन पे ज़रूर आप जाइएगा कि अब बाबुल मंदब पे अंसारुल्लाह लाहौती भी चाह रहा है कि वहाँ पे कंट्रोल करे और वहाँ टैक्स लगाए। तो ये मतलब इस अगर वहाँ पे भी इस तरह से कंट्रोलिंग की गई तो क्या असरात मुरत्तब होंगे? किस किस्म के प्रभाव पड़ेंगे? हाँ, देखिए बाब अल मंदेब पे जो रोक-टोक हो रही है या थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है हूती के द्वारा उनके जो स्टेटमेंट आए हैं वो इस तरह से आए हैं कि जो जहाज सऊदी पोर्ट्स की तरफ जा रहे होंगे लाल सागर से या जो जहाज सऊदी पोर्ट से निकलकर लाल सागर से जाने की कोशिश कर रहे होंगे, उनके ऊपर जो हूतीज़ हैं, वो दबाव डालेंगे। अब इसके लिए क्या वो वाक़ई टोल टैक्स कलेक्ट करने के हालात में होंगे क्योंकि उसके लिए ख़ास तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की दरकार पड़ती है। कौन-सा अकाउंट, कहाँ से पे करेंगे?
तो हौतीस का क्या उस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्किल चाहिए वो है क्या? अ, ठीक है, वो बाबल मंडेब के एरिया में वो रॉकेट दाग सकते हैं, मिसाइलें दाग सकते हैं, स्पीड बोस्ट में अपने कमांडोज को भेज सकते हैं 2 मशीन गन और 2 हथगोले देकर। लेकिन जब पैसा कलेक्ट करना हो, तो इस थोड़ा प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स है। हम इसका कंपैरिज़न थोड़ा बहुत सोमालियन पायरेट से कर सकते हैं। सोमालिया में 4 साल तक सोमालियन पायरेट्स ने अदन के सागर के में लाल सागर के मुहाने पर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपना दबदबा रखा। दुनिया भर से 14 देशों की नेवी वहाँ गई सोमालियन पायरेट्स को कंट्रोल करने के लिए। इंडिया ने भी वहाँ शुरुआती दौर में 2 और बाद में 4 शिप्स भेजे थे हमारे नेवी के सोमालियन पायरेट्स को कंट्रोल करने के लिए। अब जो जहाज़ों को सोमालियन पायरेट्स पकड़ लेते थे, बोर्ड कर लेते थे, तो उनके कैप्टन को कैप्टिव करने के बाद, कैप्चर करने के बाद अ, सोमालियन पायरेट्स किस तरह से पेमेंट करवाते थे? तो सोमालियन पायरेट्स का सिस्टम ये था कि उन्होंने अफ्रीका में अलग-अलग जगह में सूडान, सोमालिया, इरिट्रिया में अलग-अलग जगह पर बड़े सारे अकाउंट्स खोले हुए थे। अ, शैम अकाउंट्स कह सकते हैं, डुप्लीकेट अकाउंट्स कह सकते हैं, यानी जिसमें ट्रेसिबिलिटी कि ये अकाउंट किसका है, थोड़ा मुश्किल है। और फिर वो वादे करते थे जिस शिप को पकड़ लिया उसके कैप्टन को या उस शिप को हथियाने के बाद उसकी जो कंपनी होती थी, कंपनी के मालिक को खबर दे दी जाती थी कि अब आप इतना डॉलर या इतना यूरो, इतना पाउंड आप फलाने-फलाने अकाउंट में पे कीजिए। तो क्या हाउथीज़ के पास इस तरह की एक पेमेंट स्किल वाले लोग हैं? लेकिन फ़िलहाल ये लग रहा है कि ये सिर्फ़ एक धमकी है, लेकिन हाँ, मिलिट्री कार्रवाई वो ज़रूर करेंगे अगर कोई जहाज़ सऊदी की तरफ जा रहा है या सऊदी की पोर्ट से निकल के आ रहा है। जी डॉक्टर रिज़वी? नहीं, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ, क्या अगर ऐसा अंसारुल्लाह लौती करता है, तो कैप्टन साहब क्या यूरोपीय ममालिक या अमेरिका जो है वो इतनी पावर रखता है, क्योंकि इससे पहले 19 महीने तक बंद रखा था और बड़ी ताकतों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उन्हें खुलवा नहीं सके। तो क्या ये अमेरिका किस किस का एक्शन लेगा और क्या वो कामयाब हो सकता है? अगर ये कहें? हाँ, देखिए जो सोमालियन पायरेट्स से ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, समुद्री अमेरिका कहता था कि ये समुद्री डाकू हैं। लेकिन जैसे अब ये हाउथीज़ हैं, इनको रेगिस्तान में ढूँढना क्योंकि ज़रूरत क्या है, दरकार क्या है? 2 छोटी-छोटी गाड़ियाँ रेगिस्तान में घूम रही हैं, कहाँ उसको सैटेलाइट से या MQ-9 ड्रोन से ढूँढेंगे? दूसरी बात जो समुद्री हिस्सा होता है पानी के ऊपर, 2 छोटी-छोटी नावें, हाई स्पीड बोट, जैसी बोट मैं और आप ऊटी में घूमते हैं। एक बड़ा-सा ओबी मोटर लगा हुआ है, 2 छोटी-छोटी मशीन गन है और 2 ल उसके ऊपर हैं लोग, एक इंजन को कंट्रोल करता है ओबी मोटर को और दूसरा अपने मशीन गन को कंट्रोल करता है। अब इनको हवा से ढूँढना रिकग्नाइज़ेंस हुँ। करने के बाद उसके ऊपर अगर दिख भी गया तो उसके बाद उसके ऊपर अटैक हेलीकॉप्टर के द्वारा या फाइटर विमान के द्वारा या नेवल शिप के द्वारा एक्यूरेट फायर लाना बहुत मुश्किल काम है। और आप कहाँ-कहाँ करेंगे क्योंकि रिपोर्टें आती रहेंगी कि 2 हाउती के बोट दिखे उधर 50 किलोमीटर। तो दौड़ो, दौड़ो, दौड़ो हेलीकॉप्टर उधर भेजो, अटैक हवाई जहाज वहाँ भेजो। फिर आधे घंटे के बाद खबर आएगी कि 2 हाउटी के स्पीड बोट्स जो हैं, वो उस तरफ नज़र आए 70 किलोमीटर दूर। तो फिर से ये हो जाएगा कि दौड़ो, दौड़ो, दौड़ो अटैक हेलीकॉप्टर भेजो, नेवल के शिप को भेजो, हवाई जहाज भेजो। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। ऐसा जब ये 4 साल के लिए मुहिम चली, जो ऐसा ही मैं बता रहा था कि 14 देशों की नेवी अपने सारे रिसोर्सेज़ लेके सोमालियन पायरेट्स की तरफ आए, वो नहीं कर पाए। मिलिट्री तौर पर उनके ऊपर कंट्रोल करना असंभव है, नामुमकिन है। ये तो जैसे गुरिल्ला लड़ाके होते हैं ना कि अभी इधर हैं तो 2 घंटे के बाद ही 30 किलोमीटर उधर हैं।
पता लगा कि 4 घंटे के बाद तो वो अपने हाई स्पीड बोट से निकलकर रेगिस्तान में ज़मीन के ऊपर अपने 2 जीपें लेके गायब हो गए। अब रेगिस्तान में तो हर तरफ ही सड़क है, इधर भी रास्ता जा रहा है, उधर भी रास्ता जा रहा है, ऊँटों का ट्रैक जा रहा है। तो असंभव है इनको हवा से या नेवी के शिप से इंटरसेप्ट करके, इंटरडिक्ट करके उनको न्यूट्रलाइज़ करना। जी। जी बिल्कुल एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल वो ये कि यूएई ने अब कहा है कि भई हम ईरान को 200 अरब डॉलर जो है वो देंगे, लेकिन वो हमला ना करे, किसी तरह की अब कार्रवाई ना करे। ये खबर जो आई है, इसको कैप्टन साहब किस तरह से देखेंगे? ये माना जाए कि मिडल ईस्ट ये समझ चुका है कि इज़राइल हो, अमेरिका हो, उनका दिफ़ा नहीं कर सकते, उनका डिफेंस नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने तौर पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो अगर यूएई कर रहा है तो मेरे ख्याल से दूसरे ममालिक भी कर रहे होंगे। कतर तो पहले ही इस चीज़ में लगा हुआ था। तो इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, डॉक्टर रिज़वी देखिए जख्म पर मरहम लगाने वाली बात है। वैसे जो एमओयू साइन हुआ था उसका भी एक बिंदु जो है वो यह कहता था कि आस्ते-आस्ते अमेरिका जितने भी ईरान के फ्रोज़न फंड्स हैं उनको एक तरीका ढूँढकर एक प्रोसीजर बनाकर आस्ते-आस्ते ईरान को वापस करेगा। अब इसमें से कुछ पैसे तो अमेरिकन बैंक्स में हैं, अमेरिका में हैं, लंदन, पेरिस के बैंक्स में हैं। लेकिन जो अरब मुल्क हैं, वहाँ पर भी ईरान के बहुत सारे पैसे अमेरिका ने पिछले 40 साल में जब्त करके रखे हुए हैं। दुनिया भर के यहाँ जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर इन सब के बैंकों में और तो और भारत के बैंकों में भी भारतीय बैंक्स में भी ईरान के 7 बिलियन डॉलर भारत में फ्रोज़न है। अमेरिकन बैंक्स में है, तो अमेरिकन कंट्रोल है। लेकिन भारत में है, फिज़िकली वो अमेरिकन बैंक भारत में है। 7 बिलियन डॉलर जो ईरानियन अ, पैसा या चल या अचल संपत्ति जो कि भारत में थी जब्त किए हुए हैं। तो सारे देशों को आस्ते-आस्ते ईरान की सरकार से बात करते हुए ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। इसीलिए आप देखें डॉक्टर रिज़वी जहाँ पे भी ईरानियन डेलीगेशन जाता है, चाहे मस्कट हो, चाहे इस्लामाबाद हो, कतार, दोहा या जेनेवा, सब जगह पे जो ईरान के रिज़र्व बैंक ऑफ ईरान हैं, उनके चेयरमैन जाते हैं। क्योंकि सिर्फ़ रिज़र्व बैंक ऑफ ईरान के चेयरमैन को ये आइडिया है कि दुनिया में कहाँ-कहाँ किस बैंक में ईरान के पैसे को जब्त करके 40 साल से रखा हुआ है। तो अगर यूएई ऐसा पेशकश कर रहा है, कतार ऐसा पेशकश कर रहा है, तो ये बहुत ही पॉज़िटिव डेवलपमेंट है। जी डॉक्टर रिज़वी? बिल्कुल और ये ईरान के हक़ में है और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए, बातचीत से मसले हल हो जाएँ, तो ये जो जंग का माहौल है, ये ख़त्म हो जाए और मेरा ख़्याल है कि जो इराक पे हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन बहुत ही समझदारी के साथ मेरा ख़्याल है इस मसले को सुलझाना चाहिए ताकि जंग ना बढ़े और जानों का नुकसान ना हो। और मुझे मेरा अपना ख़्याल ये है कि इसमें ज़रूर इस तरह से गौर-व-ख़ौज़ किया जाएगा। फ़िलहाल जो है बहुत-बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी कि आपने हमसे बातचीत की और इस वक़्त के जो हालात हैं उस पे एक बड़ी खूबसूरती के साथ आपने तबसरा किया है। इंशाअल्लाह फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और जो भी अपडेट होगी उस पे बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद।